काहे के मनवा संवर की के तरसे, फगुनवा में रंग रसे रसे बरसे। शुक्रिया शुक्रिया हमरा जिंदगी में अइला के। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ कुमार देवेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube चैनल न्यू स्ट्रगलर। आज हम आए हैं एक पूर्वांचल के टॉप म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर अशोक राव जी की स्टूडियो पे, और इनसे हमारा परिचय कोई नया नहीं है, बहुत पुराने हम लोग परिचित हैं जी। तो ये है कि इनका समय नहीं मिल रहा था, इतना व्यस्त हैं कि समय नहीं मिल पा रहा था, समय निकाले हैं। तो हम चाहेंगे इनसे एक परिचय, स्वयं का अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले जे भी न्यू स्ट्रगलर चैनल के देखे वाला बा, सबके अशोक राव के नमस्कार प्रणाम, और साथ में देवेंद्र भैया के बहुत बहुत स्वागत कि आप जो है उतनी दूर से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे आए। ये मेरे लिए सौभाग्य है और स्वागत है आपका। और मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम अशोक राव है और मैं गोरखपुर ज़िले का ही रहने वाला हूं। गोरखपुर ज़िले में एक विधानसभा पड़ता है सहजनवा। सहजनवा में ITM कॉलेज के पास मेरा जन्म स्थान है, वो बड़गहन एक छोटा सा गांव है। बेसिकली वहीं का रहने वाला हूं। बाकी भारत के विभिन्न शहरों में जहाँ पे फिल्मी हब है, जिसको हम कह सकते हैं कि फिल्मों के लिए एक प्लेटफॉर्म जहाँ से फिल्मों के लिए एक मौका मिल सकता है, हर शहरों में रह के काम किया हूँ। रहन सहन का परिचय तो एक मामूली परिचय, आपका जो सबसे बड़ा परिचय है जी, म्यूजिक को एक आपने नया आयाम दिया और इस फील्ड में बहुत लंबे समय से काम करते करते जी, म्यूजिक के टेक्निकल पॉइंट को बहुत डीप में आपने वो किया है, उसमें महारत हासिल किया है जी। और आपके पास बहुत फिल्मों और बहुत सारे एल्बम को आपने झड़ी लगा दिया, जिसको आपने बनाया है। जी जी। तो आपको प्रशंसा बहुत मैं नहीं करूँगा और चूंकि प्रशंसा करने से मतलब कोई नहीं, आदमी प्रशंसा करने के लायक नहीं, उससे बहुत कई गुना आगे है। तो हम आपसे चूंकि बीच में हम लोगों का बहुत ज़्यादा गैप रहा है संपर्क में, तो हम इस बीच के गैप को चाहेंगे कि आपने कहाँ मतलब व्यस्त। अब बीच में जैसे मैं जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं आया तो बेसिकली पूरा मूड यही था कि मैं इसी फील्ड में, म्यूज़िक के ही फील्ड में मैं काम करूँगा। तो पूरी तैयारी थी। मेरा ग्रेजुएशन भी म्यूजिक से था, इसलिए कोई इधर उधर का इब्बत था नहीं कि मुझे कहीं अन्य क्षेत्रों में जाना है या कुछ और करना है। फिर जब मैं मतलब देखा मार्केट में लोगों को देखा गाते हुए कि बहुत सारा कंपटीशन है, तो मैं, हालांकि म्यूजिक से मेरा ग्रेजुएशन था, मैं सीख चुका था, मैं एक मतलब बैचलर हो गया था म्यूजिक में, फिर भी मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं कंपटीशन के तौर पे देखूं तो अभी भी मैं कमज़ोर हूं कहीं ना कहीं, मुझे बेसिक चीज़ें अभी भी सीखनी चाहिए। फिर मैंने 2009 में अपना रुख चेंज किया और मैं फिर BHU चला गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। वहाँ पे मैं फिर से BMUS करने लगा। तो चूंकि बनारस में बोलते हैं कि संगीत का उसके कड़कड़ में संगीत है, बनारस में एक हर गलियों में एक से एक उस्तादों का मकान था। तो बनारस चूंकि सांस्कृतिक नगरी है और हर तरह से सांस्कृतिक नगरी है। तो फिर मैं बनारस चला गया, BHU में मैंने अपना एडमिशन कराया, BMUS किया। BMUS करने के बाद फिर घर वालों का भी थोड़ा सा एक दबाव होता है कि इतने दिन से इसमें कोई तैयारी वैयारी करो कि जॉब वॉब के लिए। तो फिर थोड़ा सा घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला, तो वहाँ से फिर मैं अपने आप को बैक कर लिया। मैं सोचा कि सही है, कब तक इसी में अपना टाइम वेस्ट करता रहूँगा। मुझे लगा कि माँ बाप भाई मेरे लिए सबसे पूजनीय है, उन्होंने अगर मुझे जन्म दिया है तो उनका भी एक उम्मीद रखे हैं मुझसे, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनके उम्मीदों पे खरा उतरूँ। फिर मैंने अपना वहाँ से रुख चेंज किया, फिर मैं वापस आया, फिर B.Ed की तैयारी में करने लगा। फिर 2012 में मैंने B.Ed किया गोरखपुर विश्वविद्यालय से जी। तो B.Ed मेरा कंप्लीट हुआ। B.Ed कंप्लीट करने के बाद पूरा फोकस हो गया था कि अब मुझे टीचर ही का काम करना है, टीचर ही बनना। लेकिन एक होता है ना कि संयोग होता है कि जैसे अगर जो किस्मत में ऊपर से लिख दिया गया है, संयोग होता है क्या, जैसे कलाकार का दिल मानता ही नहीं है, कला में हो जाएगा ही जाएगा। एक होता है कि जैसे वो है कि लिखा हुआ है कि हाँ तुमको यही जाना है, तो वो ऐसे सिचुएशन कहीं ना कहीं से आ जाएंगे।
तो ये घटना उस टाइम की है जब मैं माइक्रो टीचिंग कर रहा था। तो माइक्रो टीचिंग मेरी जब कंप्लीट हुई तो टीचिंग के बाद फिर मुझे कॉलेज में जब मेरा रिपोर्ट गया तो चूंकि ऐसे एक दिन बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे थे तो फिर कोई काम पड़ा तो जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने ऑफिस में बुलाया कि जरा ऑफिस में आ जाइए, कुछ काम में हम लोग गए तो देखे वहाँ हारमोनियम और तबला रखा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो अभी एक अंदर का कीड़ा जैसे ही देखा हारमोनियम, तो वो अंदर से, मैं था एक मेरा और दोस्त था वो भी म्यूजिक से ही था, हारमोनियम वगैरह रखा हुआ। तो मैडम पूछे कि आता है क्या म्यूजिक आप लोगों को? तो बताया वो, तो ये हुआ कि ठीक है और आप लोग हैं जो कल से एक क्लास म्यूजिक का ले लिया करिए। हम कहे ठीक है मैम। तो अगले दिन जब हमने म्यूजिक का क्लास शुरू किया तो पता चला कि जितने क्लास के बच्चे थे सब म्यूजिक वाले क्लास में भाग आते थे कि सर मुझे म्यूजिक ही पढ़ना है। तो वो मेरा बड़ा प्लस पॉइंट रहा वहाँ से। तो जो रिपोर्ट मैडम ने बनाया तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई। तो फिर जब मैं अपने कॉलेज पे आया तो कॉलेज पे एक हमारी टीचर थी डॉक्टर निर्मला मौर्य, उन्होंने रिपोर्ट देखा तो वो पूछी कि अशोक जी आपकी रुचि जब म्यूजिक में है, इतना अच्छी आपको नॉलेज है, तो आप फिर टीचर बनने के पीछे काहे लगे हुए हैं? अब आप टीचर बनेंगे तो आपको कौन जानेगा? आपके गांव के लोग जानेंगे, आपके नात बात जानेंगे, यही लोग जानेंगे कि अशोक जी टीचर हैं। आप 40-50 हज़ार सैलरी पाएंगे उससे। यानी आपकी भावनाओं को भड़काया जा रहा था। हाँ, तो उन्होंने मुझे डाइवर्ट किया कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप म्यूजिक फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है और आपकी तैयारी अच्छी है, आप वहाँ कर सकते हैं। फिर वहाँ से मैं डाइवर्ट हुआ। हम कहे कि ठीक है, सोचो अगर ठीक है। तो मैंने घर पे बात किया कि मम्मी पापा थे कि ठीक है मैं बीएड भी कर लिया, मैं इसकी तैयारी भी करता रहूँगा और चूँकि अब एक टीचर की डिग्री हो गई तो मैं अब जो है, उस समय हमारे टाइम में टेट वगैरह वही शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो ये हुआ कि ठीक है ये भी करते रहो और वो भी करते रहो, चूँकि खर्चा भी अपना चलाना था। बीच में थोड़ी सी स्थिति फिर बिगड़ी तो फिर जॉब की जरूर नीड पड़ी कि नहीं अब कुछ मतलब है, संघर्ष का दौर शुरू हुआ आपके साथ भी। पैसे की ज़रूरत है। फिर मैंने दिल्ली में एक कंपनी थी बिहारी बोर्ड, मैंने उस कंपनी में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जॉब शुरू किया। वहाँ किया दिल्ली में बिहारी बोर्ड करके एक कंपनी थी, बहुत सारे गाने उस चैनल से हिट हुए थे। तो मैंने करीब 1-2 साल वहाँ पे अपना जॉब किया। फिर एक्चुअली कलाकार को मतलब बंधन जो है वो स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरे के अंदर में काम नहीं। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि जब कोई, देखिए चीजें क्या है कि अगर एक कलाकार को बांध दिया जाए कि आपको ऐसे ही करना है, इतने में ही करना है, और कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित ना कर पाए ना तो वो कहीं ना कहीं कचोटता है। तो होता था थोड़ा सा वहाँ पे मुझे दिक्कतें होती थी कि जैसे वो लोग हरियाणवी ज़्यादा जानते थे तो उनका पैटर्न अलग होता था कि आप इस टाइप के, अब एक ऑफिस में 10 तरह के लोग होते थे तो कोई आता था बोलता था कि नहीं इसको आप ऐसे वेस्टर्न करके बनाओ, कोई बोलता था कि, तो ठीक है अगर कोई संगीत का मुझसे बहुत बड़ा जानकार है वो मुझे जानकारी दे रहा है तो ठीक लगता है, लेकिन जिसको संगीत की ABCD नहीं मालूम है वो सिखाता था तो थोड़ा बुरा लगता था कि यार ये चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, तो इसको ऐसे ज़बरदस्ती कैसे घुमा सकते हैं। तो वही सब देखा, फिर मैं छोड़ दिया। परिवार चलाना ही था तो चाह के भी नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी आई कि बीच में लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में फिर मैं छोड़ा। उसके बाद गोरखपुर आया, फिर गोरखपुर में चीज़ें बहुत कुछ बदल चुकी थी। पहले एक दौर था कि हम लोग भी गोरखपुर में जितने बहुत सारे ऑफिस हैं, बहुत जगहों पे जाके काम मांगे, मतलब उस समय बहुत सारे प्रोडक्शन हुआ करते थे। और प्रोडक्शन क्या, एक तरह से मैं कहूँ तो एक तरीके से कि जनता पब्लिक को, कलाकारों को गुमराह करने का एक प्लेटफॉर्म था। लोग गुमराह ही करते थे। कोई मतलब मैं जितने भी प्रोडक्शन में इंटरव्यू दिया, बहुत सारे प्रोडक्शन थे हम लोगों के टाइम, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं दिखा कि जहां से मतलब कोई एक बंदा निकला हो। उनको निकलने की, बंदों की बात छोड़िए, जो प्रोडक्शन वाले थे वो खुद नहीं निकले, वो खुद वही के वही हैं अभी भी। कहीं ना कहीं ये चीजें थी, हम लोगों ने खाक छानी थी लेकिन कुछ नहीं मिला था। फिर मुझे लगा कि नहीं, हम ईमानदारी से अगर काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में भी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, ईमानदारी से काम करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ हासिल होगा। और उन्हीं सब मेहनत के बदौलत और जो दृढ़ निश्चय था, उन्हीं सब के बदौलत आज मार्केट में करीब 50 से 60 प्लस फिल्में, जी, भोजपुरी की, हिंदी की, 1-2 वेब सीरीज भी मैंने की, तो 50-60 फिल्में अभी तक मैंने मार्केट में दे दिया है, जिसमें बहुत सारी फिल्मों का रिस्पांस बहुत अच्छा। अभी एक फिल्म लगी थी, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई,
जिसमें कृष्णा कुमार जी लीड एक्टर थे और ये तो पुरस्कृत फिल्म है, बहुत सारे पुरस्कार। और इसको सरस सलील 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था, बेस्ट पारिवारिक फिल्म, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मुझे मिला था उस फिल्म के बदौलत। और मेरे साथ मेरे एक भाई, छोटे भाई कह लीजिए, डॉक्टर विकास चतुर्वेदी, जो बहुत अच्छा गाते हैं। उन्होंने उस फिल्म में एक गाना गाया था, शुक्रिया। हालांकि उस गाने को मैं नहीं लिखा था, और वो गाना मैं हम लोग ऐसे रैंडम बनाए थे एक एल्बम तौर पे कि ऐसे एक एल्बम के लिए उसको बनाएंगे, लेकिन वो फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी सटीक बैठा, तो प्रोड्यूसर को लगा कि नहीं, इसको फिल्म में यूज़ करना चाहिए। तो हमसे बातचीत हुई, हम कहे ठीक है। तो फिर उसको हम लोगों ने काम किया उस पर, और वो गाना मतलब हमको लग रहा है कि 2 साल तक लगातार इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में ही था। हम अशोक राव को एक और फॉर्मेट है जो म्यूजिक का जानते हैं। पहले अशोक राव जी बहुत अच्छा स्टेज परफॉर्म भी किए हैं। जी जी जी, गाना मतलब पेट चलाने के हाँ, वही चीज देखिए, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, बहुत ही मतलब स्थिति पहले की बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब अपना खर्चा चलाने के लिए। अभी मैं आपको एज ए सिंगर इसमें एक गाना भी सुनना चाहेंगे, तो आप सुनाएं अपने। देखिए, सिंगर तो गाते थे, हमको लग रहा है कि मुझे 15 साल छोड़े हुए हो गया। जी, मैं जान रहा हूँ। और 15 साल से कोई गाते होते हैं नहीं कुछ। एक भजन हमने पिछले साल किया था, जब ये अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के टाइम, मतलब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा था, उसी टाइम 22 जनवरी। हाँ, उसी टाइम में हमने 1 महीना पहले एक भजन कंपोज किया था। वो भजन का टाइटल था, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। और वो भजन आज मतलब इंटरनेशनल, सीधे नहीं भाई, आप चलिए, मैं तो सिंगर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। सिंगर हैं आप, ये आप मतलब अपनी नहीं, इस भजन का सिंगर मैं नहीं हूँ, ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर विकास जी गाए मत है ना आप। जी 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 जी, गाइए। गाने का ऐसे रैंडम ऐसे हम लोग बैठे थे, शाम के करीब 7-8 बज रहे थे। तो एक मेरे दोस्त थे शेखर त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे कवि हैं, इंटरनेशनल कवि हैं। तो वो आए थे हमारे पास ऐसे, तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ लाइनें मेरे पास हैं, मैं चाह रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा पे कुछ ऐसा कंपोजिशन बन जाए, थोड़ा सा पब्लिक को अलग लगे, दिखे। तो हम कहा ठीक है। तो उन्होंने दिखाई लाइन थी कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। फिर हम लोग कीबोर्ड पे बैठे और उसकी कंपोजिशन बनाई कुछ इस तरीके से। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये भजन थी, मतलब बहुत वायरल हुई। मुझे लग रहा कि कौन गाया इसको? इसको गाए हैं डॉक्टर विकास चतुर्वेदी जी ने जी, और बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत सारी फिल्मों में वो गा चुके हैं। और इस गाने को मुझे लगता है कि हमारे भारतवर्ष के तकरीबन जितने बड़े संत हैं, जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं जी, कोई ऐसा नहीं छूटा होगा जो अपने कथाओं के मंच पर भजन को नहीं गाता हो। इतने अच्छे और इतने मधुर हैं कि जरूर गाए हों। तो करीब मुझे लग रहा है कि 10,000 प्लस चैनलों पे अभी भी ये भजन है, और वो उसका क्रेडिट हम लोगों को मिला है। उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े कथावाचकों के लिए हम लोगों ने भजन कंपोज किया, बहुत सारे लोगों के लिए मतलब भजन बनाए हम लोगों ने, और काफ़ी प्रशंसा मिली। ये भजन हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट थी कि मतलब वहाँ से एक
अलग ही मतलब प्लेटफॉर्म मिला, कह सकते हैं कि मतलब अब हर न्यूज वाले, हर कथावाचक अपने मन से भजन गाते हैं और जैसे ही सुनते हैं हम लोग तो एक दिल अंदर से गदगद हो जाता है कि हमने कंपोजिशन हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने इसको गाया, हम लोगों ने इसको लिखा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर विकास जी का। उन्होंने इस गाने के पीछे बहुत मेहनत की और शेखर त्रिपाठी जी जिन्होंने इस गाने को लिखा। डॉक्टर विकास क्या बताएं, चतुर्वेदी जी जी, तो उनका तो वो प्रयागराज पे भी कोई गाना कर रहा है। प्रयागराज पे ही एक गाना उनका आया था, वो भी मेरी कंपोजिशन थी और काफी दिनों तक अभी भी मुझे लग रहा है ट्रेंडिंग में ही है वो गाना। पहले तो आलोक कुमार गाए। हाँ, आलोक कुमार जो गाए थे वो 4 साल पहले कल्लू की एक फिल्म आई थी प्रयागराज, तो वो बेसिकली वो गाना महाकुंभ के ऊपर नहीं बना था, वो फिल्म के लिए बना वो फिल्म का एंथम, फिल्म का एक तरीके से कह लीजिए तो टाइटल सॉन्ग था। ये प्रयागराज है, फिल्म का नाम प्रयागराज था, वो फिल्म का टाइटल सॉन्ग था। लेकिन जिस टाइम पे ये हमारे महाकुंभ का आयोजन हुआ, उस टाइम पे ऐसा कोई महाकुंभ का गाना नहीं था, महाकुंभ के ऊपर कोई गाना ही नहीं था। तो लोगों को अपना आजकल की जनरेशन सबको स्टेटस चाहिए, स्टेटस लगाने के लिए कोई भी काम करता है आदमी तो उसमें एक स्टेटस लगाता है, वीडियो बनाता है स्टेटस लगा के। तो वो गाना सब सटीक बैठा सब पे, तो सब लोगों ने स्टेटस लगाया और आज वो गाना मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, बाप रे बाप, बहुत ही अच्छा। आलोक भैया गाते भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। और हम तो जितना अच्छा गाते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। मतलब हम लोग पर्सनली बहुत बार मिले हैं और काम भी करते हैं, उनका बहुत सारा गाना मैं किया हूँ। और जब भी उनको इधर आना होता है तो मेरे पास आते हैं, फ़ोन करते हैं, तो टाइम भी देते हैं 2 दिन 3 दिन साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। हम अशोक राव जी से चाहेंगे कि थोड़ा गाने वाले प्लेटफार्म पे डटे रहे और एक लोकगीत, भजन तो आपने गाया, एक लोकगीत हमारे लिए गाएं। तो कोई ऐसा मेरा हाँ, एक गाना मैं वो आपको सुना दूं जो फिल्म पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, जिसके लिए हमको अवार्ड मिला था। हाँ, वो गाना था शुक्रिया। उसकी भी कहानी बहुत अजीब है। अच्छा। वो भी स्टेटस से ही शुरू हुआ था। वो हम शादी के लिए मतलब लड़की देखने हम लोग गए थे। अच्छा। तो एक्चुअली मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि गाने को लोग, अच्छा ये गाना ऐसा है ना कि मतलब हर कोई किसी को डेडिकेट कर सकता है, अपनी माँ को भी कर सकते हैं, अपनी बहन को भी कर सकते हैं, अब किसी रिश्तेदार को, अपने दोस्त को भी कर सकते हैं। इसके लाइन ऐसे हैं। तो वो उसी टाइम एक ऐसे ही कंपोजिशन दिमाग में आया, फिर शाम को हम लोग बैठे तो कंपोज किया गया। लाइन था, हो रूप लागे लपरियन के रानी हऊ, हमरा जिंदगी के तू तो कहानी हऊ। हो रूप लागे लपरियन के रानी हऊ, हमरा जिंदगी के तू त कहानी हऊ। हो खुशबानी तोहके पहिला से हो, हा शुक्रिया शुक्रिया हमरा जिंदगी में अइला के। ओ शुक्रिया शुक्रिया हमरा जिंदगी में अइला के। ये गाना था। मैं यहाँ पे जब आ रहा था तो मेरे अंदर बहुत सारी जैसे विचार आ रहे थे कि मैं उनसे क्या पूछूंगा जी। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो अब मुख्य रूप से तो हम जानते ही हैं कि बहुत दिनों से आपने गाना छोड़ करके, मतलब गायन छोड़ करके आप टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं जी। और बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा नाम आपने कमाया है। आपके साथ के लोग, इसी फील्ड के लोग बहुत पीछे रह गए, कहना नहीं चाहिए, बहुत पीछे रह गए लोग। और आप अपने संघर्ष से ये चीज़ सिद्ध किया कि मतलब अगर कोई चीज़ लीनियर में एक लाइन में सोच के किया जाए जी तो आगे बढ़ा जा सकता है। स्ट्रगल मतलब एक सच्चे स्ट्रगलर, जो मेरे चैनल का नाम है न्यू स्ट्रगलर जी, तो स्ट्रगलर आप सिद्ध हुए हैं। स्ट्रगल करके आपने आगे कुछ किया है और आप बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। लोग कहते हैं कि जब आदमी सक्सेस होता है ना तो उनके पीछे कहानियां जुड़ जाती हैं जी। तो वो दिखाते मतलब सबकी बात है, लोग
भोजपुरी के छोटे स्टार से लेके अमिताभ बच्चन तक के पीछे भी लोग कहानी, लोग हम भी बचपन में सुनते थे कि अमिताभ बच्चन जी जो स्टूडियो के इस पार, मतलब उनको 2 साल लग गया था स्टूडियो, मतलब रोड के इस पार स्टूडियो था, रोड के इस पार वो सोते थे, तो वो सड़क की फासला उसको उनको पार करने में 2 साल लग गया उनको, वो मतलब जगह नहीं मिली। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या हकीकत है क्या नहीं, अब क्या रहा होगा भाई, लेकिन ये कहानियां हम लोगों ने सुनी है, लोग बताते हैं कि मतलब अब उनके पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा एक डाउट ये है कि कहीं न कहीं उनको गॉडफादर की तरह कहीं बैक से सपोर्ट मिला होगा, सपोर्ट था, लेकिन नो डाउट हमने स्ट्रगल किया है, हमने मेहनत, कुल मिला जुला के जो भी है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जब प्रतिभा रहती है तभी कुछ एक प्लेटफॉर्म तो कोई दे सकता है जी जी, लेकिन उसके आगे उसकी प्रतिभा ही काम करती है, क्योंकि अमिताभ जी जितना आगे निकल गए उनके लड़के उतना आगे नहीं निकल पाए, तो प्रतिभा तो है, प्रतिभा का लोहा मानना पड़ेगा। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर कोई चीज हो, जब आदमी को बहुत आसानी से कोई चीज मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं हो पाती है, आदमी उसके प्रति उतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन जब कोई चीज आदमी को मतलब समझ लीजिए कि मेहनत करके मिलती है तो उसकी कदर जानता है वो, और उसके प्रति और मेहनत करता है। तो वही स्थिति है बॉलीवुड में। हालांकि हम लोग ऐसे नहीं, इतने वो नहीं है कि हम लोग बॉलीवुड के बारे में उसके करें सही बात है, इतने बड़े नहीं है, बस हम लोग अपनी बात करते हैं। तो एक चीज जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में बदलाव लाने में पर्टिकुलर किन किन लोगों का हाथ रहा, सहयोग रहा? देखिए, बेसिकली तो जब भी आदमी पैदा होता है तो सबसे पहला जो हाथ होता है माता पिता को तो होता है, उनके वही तो बड़ा दे रहा माता पिता का। माता पिता ने काफी सपोर्ट किया, लेकिन हर माँ बाप के दिमाग में एक्चुअली होता क्या कि हम लोग वो इस फील्ड से तो अनभिज्ञ रहे होंगे ना, हम लोग की फैमिली जो थी, नहीं अनभिज्ञ नहीं थे। मैं बता दूं कि शायद कोई जानता नहीं होगा ये चीज, मेरे पिताजी भी गायक थे। अच्छा। और बहुत अच्छा बिरहा गाते थे वो, तो इसीलिए अपने जमाने में वो बिरहा गायक थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मैं फिर इस फील्ड में आऊं, क्योंकि उनके टाइम वो नहीं चाहते थे। उनके समय में ऐसा कुछ सोशल मीडिया फिर इस टाइप का कुछ ऐसा था नहीं। अंदर ये रहा होगा कि इस फील्ड से शायद मेरा लड़का आगे ना बढ़ पाए, तो डर आदमी को डर लगता है। होता क्या था, तो पहले के जमाने में हमने देखा है और देखा भी सुना भी है कि पहले के जमाने में जैसे पैसे पे नहीं लोग गाते थे। पहले जब शादियां होती थी तो बारात 2-2 दिन रुकती थी, तो वो शिष्टाचार बोलते थे उसमें। जनवासा होता था, तो उसमें जो मतलब लोग होते थे, प्रबुद्ध लोग होते हैं, जिनको जो पढ़े लिखे होते थे या फिर जो जिनके अंदर कोई हुनर होता था, उनको बुलाया जाता था उस जनवासे में, तो अपना वो दिखाने के लिए। तो लोग गाते थे, जिनके पास भाषण था भाषण देते थे। तो कुछ समय के अनुसार बहुत बड़ा मंच था लोगों को बोलने का, अपनी बात रखने का, लेकिन वो एक सामाजिक मंच था, उससे मतलब कोई बिजनेस नहीं हो पाता था। तो उनको यही लगा कि मतलब इससे क्या है, कुछ ऐसा तो होगा नहीं, तो इसलिए वो दूर रखना चाहते थे। लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा मेरे लिए कहिए, मेरे मामा जी ओम प्रकाश गौतम, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा मेरे पीछे। और हालांकि मैं वही कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मतलब एक पुलिस में होते हुए और इन चीज़ों को सपोर्ट करना, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ जिनके पापा या फिर भाई या फिर ऐसे लोग मतलब पुलिस में हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं, मतलब नहीं, कला को बिल्कुल नहीं। तो उनका मैंने तो ये देखा है कि भागलपुर के जज जिला जो मतलब जज से जिला जज में क्या नाम है, गोपालगंज, जो वहाँ के जिला जज गोपालगंज के थे, वो बाकायदे एक वहाँ छोटा सा स्टूडियो है, उसमें बाकायदे गाड़ी उनकी आगे लगती थी और अंदर जा करके गाना गा करके आते हैं। तो हमारे वहाँ भी, उनसे पूछे, वहाँ भी आते हैं, हमारे वहाँ भी ऐसे बड़ा सा हम बता दें, उतने बड़े पद पर रहते हुए हमने पूछा, सर इस मतलब आप गाए हुए गाने को, अन्य गायकों के गाए हुए बॉलीवुड के गाने थे, उसी को वो रिपीट गा रहे थे, ऐसा नहीं कि उनका अपना खुद का गाना था। तो वो हमको एक चीज बताए कि देखिए, हम बहुत कितना हो पैसा कमा लें, चाहे कितना हो बड़े पद पे हो जाएं, हिस्ट्री नहीं बना पाएंगे, और इतने गाने हम गा करके और चैनल पे डाल देंगे
आने वाली मेरी पीढ़ियां इस गाने को देखेंगी और कहेंगी कि मेरे ये उनकी भावना था कला के प्रति। वही था कि मतलब मेरे मामा का बहुत सपोर्ट मिला। मामा जी ने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खुल के एकदम सपोर्ट किया। कोई मतलब माँ बाप सबसे बोले कि कोई नहीं, और ये भी कोई ख़राब नहीं लाइन है, इसमें भी स्कोप है, इसमें भी कुछ कर सकता है। तो फिर जाके घर से थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लगा कि चलो ठीक है, अगर वो हैं, एक प्रभाव होता ना कि अगर अधिकारी हैं, अगर वो कह रहे हैं तो भाई अच्छा ही कह रहे होंगे, कुछ होगा। तो उनका मुझे बहुत सपोर्ट शुरू से लेकर के मेरी पढ़ाई से लिखाई से हर चीज़ में मतलब आर्थिक हर तरह का मदद उन्होंने किया, और अभी भी करते हैं। कोई भी चीज़ होता है तो बिना मामा से पूछे मतलब हम लोग करते नहीं हैं, उनसे अभी भी हम लोग सलाह लेते रहते हैं और हमेशा मार्गदर्शक एक तरह से एक गार्जियन के तौर पे अभी भी वो मतलब कोई भी रुकावट बाद में बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे बिग बी अमिताभ बच्चन का, तो उनके वॉइस को इलाहाबाद रेडियो स्टेशन पर उस वक्त उनके वॉइस को रिजेक्ट कर दिया गया था। वहाँ जो मतलब ठीक करने वाले थे, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं है। इन फ्यूचर क्या हुआ, वही आवाज़ सुनने के लिए लोग तरसते हैं कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ इतनी पॉपुलर आवाज़ मानी गई। तो ये प्रकृति मतलब ऐसे है कि सबको कुछ ना कुछ हुनर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बीच में दौर चेंज हुआ, जैसे तब फोकस ये रहता था कि मुझे भी सिंगर बनना है, गाने गाने हैं। लेकिन मैं देखा कि बहुत अच्छे सीखे लोग, बहुत ही ऐसे जिनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, वो भी बेचारे ऐसे ही लाइन में लगे हैं, कुछ नहीं हो पाता था। तो उस टाइम हम लोगों के टाइम में वो सीडी और वो क्या बोलते हैं कैसेट वाला ज़माना चलता था। तो एक सीडी कैसेट निकालने में तकरीबन 80,000 90,000 ऐसे खर्चे आते थे। उसकी एक निश्चित वैल्यू होता कितना निकलेगा ना। हाँ, 8 गाने 7 गाने का एक सीरीज बनता था, तो उसमें 80-90,000 रुपये आते थे कास्ट। तो कभी कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि मतलब इतना पैसा होगा तो हम कैसे गाएंगे। तो वही रहा कि कभी पैसे यानी ये जो डिजिटल का दौर चला है, ये जो जिनके अंदर टैलेंट है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, तो उस टाइम जैसे हम लोग, तो फिर वहीं से मेरा जो है मतलब ये गाना सिंगिंग वाला मैंने छोड़ दिया। हम सोचे कि मैं चूँकि बजना है तो भाई मुझे उस पर काम करना पड़ेगा, सीडी का कैसे निकालना पड़ेगा, जब तभी लोगों तक पहुँच पाएगा। फिर 1-2 बार प्रयास किया 1-2 लोगों के सपोर्ट से, लेकिन नहीं हो पाया। कुछ विसफलताएं थी जो आ गई बीच में, नहीं निकला। फिर मैंने धीरे धीरे, चूँकि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी था, एक उम्र भी गुजरती जा रही थी कि नहीं अब नहीं कर पाएंगे तो फिर कब करेंगे, समय निकल जाएगा। फिर मैंने चुना म्यूज़िक का कि मुझे जो है, चूँकि ये भी उसी से रिलेटेड है, तो मैं देखता था कि जैसे जो कैमरा वाले होते थे या रिकॉर्डिस्ट होते थे, कुछ नहीं जानते हैं, बैठे हैं, स्टूडियो खोले हैं, सिंगर गया, उसका गाना चले या ना चले, बस पेमेंट उनको दे देना है, पैसा वो ले लेते थे। तो मुझे भी लगा कि सिंगिंग छोड़ के टेक्निकल में आने हाँ, कि ये तो अच्छा है कि भाई गाना चले या ना चले, इसमें किस्मत की तो बात है नहीं। तो यही करते। फिर मैं अपना सीखा, कई जगह इसके कोर्स किए कि कैसे क्या है, और बीच में मतलब बहुत सारे लोग मिले, विनय विनम्र जी, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। फिर म्यूज़िक का अपना प्रोडक्शन शुरू किया। फिर जब से डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर विकास चतुर्वेदी, उनकी आवाज़ अच्छी थी, तो मैं सोचा कि उनकी आवाज़ पे वर्क किया जाए। हम कितना हूँ अच्छा, बहुत अच्छा मेरे पास कला है, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास जब पेपर नहीं रहेगा तो मैं किस पे अपनी पेंटिंग बना के दिखाऊंगा जी। तो वो पेपर का काम डॉक्टर साहब ने किया। उनकी आवाज़ अच्छी थी, हम लोगों ने वर्क किया, मेहनत किया, और उनकी आवाज़ को लेकर के हम प्रेजेंट करते थे लोगों को कि ये हैं, हम देखिए मेरा कंपोजिशन है। मैं मतलब बताता था कि ये कंपोजिशन देखिए मैंने किया, क्योंकि मैं जो कंपोजिशन बनाता था उसको डॉक्टर साहब मतलब 100% उतार देते थे, बिल्कुल हूबहू गा देते थे। तो वो चीज़ें लोग देखते थे कि हाँ यार क्या गजब, कौन गाया है, तो बताते थे। तो ऐसे जो है फिल्मों का सिलसिला फिर शुरू हुआ, और बहुत सारी फिल्में अभी कई फिल्में बैक टू बैक आने वाली हैं मेरी। अभी एक फिल्म आ रही है दशहरा, जिसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है,
जिसके डायरेक्टर हैं विजय प्रकाश मौर्य जी, और देव पांडे जी लीड में हैं, और अपोजिट में हैं संजय पांडे जी, देव सिंह ऋचा दीक्षित, दो लोग दोनों लीड में हैं, और संजय पांडे जी अपोजिट में हैं। बहुत अच्छी फिल्म बनी है। बाकी सारे स्टार हैं, संजय श्रीवास्तव से लेके आपके धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, वो सब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। बहुत बड़ी फिल्म है और काफ़ी अच्छी, मतलब मैं एक दिन मैं तो सेट पे गया नहीं, मैं तो केवल गाने बनाए, लेकिन मैं एक दिन डबिंग के लिए मेरे पास आया था तो मैं देखा काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और बेसिकली उस फिल्म के बारे में मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, मैंने 70 से 80 फिल्में बनाई, लेकिन वो फिल्म पहली फिल्म मेरी लाइफ की जिस फिल्म में एक भी रोमांटिक गाने हमने नहीं बनाए, एक भी सैड गाने नहीं बनाए, एक भी आइटम सॉन्ग नहीं बना उस फिल्म में। उस फिल्म के सारे गाने हैं वो सामाजिक मुद्दों पे हैं। मतलब एक गांव, हम थोड़ा सा गाने पे आए हैं जी। तो ये जो सीजन चल रहा है जी होली का जी, शायद कुछ होली बोलें और कुछ गाएं। होली का बेसिकली सीजन तो होली का ही है, होली होनी ही चाहिए। ये एक बड़ी पुरानी गीत है भोजपुरी की। हमारे जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो फिर बालेश्वर यादव एक बहुत अच्छे गायक थे, वो गाया करते थे। वो गीत मुझे बहुत अच्छे, मतलब मैं मंच पे भी गाता था जब मुझे कभी मंच करता था, मौका मिलता था, कभी होली का मौसम, होली का होता था माहौल, तो ये गाना मैं जरूर गाता था। अरे कौनो महीनवा में बरसे न बरसे हो, कौनो महीनवा में बरसे न बरसे, फगुनवा में रंग रसे रसे बरसे, फगुनवा में रंग रसे रसे बरसे हो, कौनो महीनवा में बरसे न बरसे हो, कौनो महीनवा में बरसे न बरसे, फगुनवा में रंग रसे रसे बरसे, कि गुर की भी भीजे पतर की भी भीजे, गुर की भी भीजे पतर की भी भीजे, अरे काहे के मनवा रे 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 रे, एम की टैगलाइन थी। अरे काहे के मनवा संवर की के तरसे, फगुनवा में रंग रसे रसे बरसे। तो ये कंपोजिशन बहुत प्यारा लगता था। फिलहाल मैं सिंगर नहीं हूँ, अगर कहीं भी सुर उर का इधर उधर लगा हो तो काफ़ी दिन हो गया, छूट गया है, तो माफ़ी चाहता हूँ। जो भी हम लोगों का इंटरव्यू इतना लंबा जाएगा जी, ठीक है, तो मैं अभी एक बार में हम लोग की मुलाकात पूरी नहीं होगी, आने वाले समय में और भी मैं आता रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पार्टिकुलर अन्य बातें होंगी। अभी इस जैसे इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे न्यूज़ चैनल